हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा एजू करियर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने एक सेशन शुरू किया जो कि 2025 की जो अप्रैल महीने में पेपर होने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग फिर से एक बेहतरीन से सेगमेंट की बात करेंगे और ये प्रैक्टिस 12 होगी। जो मेरी प्रैक्टिस प्रॉपर चल रही है उसकी 12वीं प्रैक्टिस होगी ये। और इस प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग एलिजाबेथन हिस्ट्री को समझेंगे। एटलीस्ट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एलिजाबेथन हिस्ट्री इन इंग्लिश लिटरेचर एंड व्हाट कंसिडर्स द गोल्डन एज। क्या रीजन है कि इसको गोल्डन एज कंसिडर किया गया है और क्या रीजन है कि ये वास्तव में वर्ल्ड वाइड लेवल पर बहुत बड़े पैमाने पर एलिजाबेथन एज का एक स्प्रेड आउट जो एक सीन हुआ है उसकी बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा रहा कि एकदम लाजवाब तरीके से चीजों को देखते और समझते चलिएगा तो मजा आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और आंसर करना आप लोग शुरू करें। आंसर करना आप लोग स्टार्ट कर दो। यस, व्हाट आर द बिगिनिंग एंड एंडिंग डेट ऑफ एलिजाबेथन एरा। एलिजाबेथन एरा की, एलिजाबेथन टाइम की कौन सी डेट जो शुरुआती रही और अंतिम रही उनमें से कौन सा था। 1558 से 1603, 1500 से 1520, 1560 से 1570 या 1575 से 1600। यू हैव 4 ऑप्शंस टू पिक आउट द करेक्ट वन। आपको एक आंसर को चुनना है और मेरे ख्याल से आई एम गोइंग विद द फर्स्ट ऑप्शन 1558 टू 1603। इज इट और नॉट? यानी ये एक ऐसा टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड को एलिजाबेथन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इस समय पर रेन था वो वर्जिन क्वीन मैरी का, वर्जिन क्वीन एलिजाबेथ का था। यानी वर्जिन क्वीन एलिजाबेथ का ये समय था और यही वो टाइम पीरियड था, रिगार्डेड एज गोल्डन एज। और सबसे खास बात बताऊं आपको, गोल्डन एज की रिगार्डेशन इसको इसलिए भी मिलती है क्योंकि राइज ऑफ ड्रामा इन वाइड रेंज, यानी बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर ड्रामा का उदय यहां देखा जाता है। ड्रामा बहुत बड़े पैमाने पर यहां आता है, बहुत बड़े पैमाने पर। एलिजाबेथ फर्स्ट की बात अगर मैं करता हूं तो ये डॉटर है, डॉटर ऑफ हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ की ये बेटी है और कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत अच्छा शासन किया। इनकी मां का नाम एनी बॉलेन था। इनकी मां का नाम एनी बॉलेन था। और सबसे खास बात आपको बता दूं कि हेनरी एट्थ लास्ट मोनार्क था ट्यूडर डायनेस्टी का। ट्यूडर डायनेस्टी का लास्ट मोनार्क था ये। हालांकि बहुत ही दमदार और अच्छा व्यक्ति भी था,
याद रखेंगे कि इसको वर्जिन क्यों कहा गया, तो याद रखेंगे कि नेवर गॉट मैरिड, नेवर गेट मैरिड है, सॉरी, ये कभी इसने शादी नहीं करी, इसीलिए इसको वर्जिन कहा जाता है, यानी कि वर्जिन है ये। बहुत ध्यान से बात को अगर समझेंगे तो ये वो टाइम पीरियड था जिस समय पर पॉलिटिकल, रिलीजियस और आपके इकोनॉमिकल कंडीशन की जो व्यवस्था थी वो सुचारू तरीके से चलना शुरू हो गई। बेहतरीन वर्क्स का यहां पर पब्लिकेशन हुआ और धीरे धीरे करके एक ऐसा समय, एक ऐसा पीरियड आया कि बहुत बड़े पैमाने पर चीजें होना शुरू हो गई। ड्रामा बना, ड्रामा को रिप्रेजेंट करने के लिए थिएटर बने, थिएटर और ड्रामा बनकर के एक्टिंग और परफॉर्मेंस चीजें होनी शुरू हो गई। अदरवाइज इसके पहले ड्रामा भी मौखिक तौर पर होता था, ओरल तरीके से होता था, कोई परफॉर्मेंस नहीं होती थी। वही सारी बातें यहां पर अगर मैं आपसे कहूं तो एक बड़ा टाइम पीरियड पूरे इंग्लिश लिटरेचर का, जहां से पूरी तरीके से इंग्लिश का बदलाव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द टावर ऑफ लंडन। टावर ऑफ लंडन एलिजाबेथ में क्या था, बता। बताइए। टावर ऑफ लंदन क्या था इस एलिजाबेथ टाइम पर? बताएं। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। एक चीज समझो, सिग्निफिकेंट रोल इसने दिखाया है यहां पर। सिग्निफिकेंट रोल है किसका? दो सेगमेंट की बात आई है, दो सेगमेंट की आपस में बात मैं करूंगा। एक था रॉयल फोर्ट्रेस, एक था रॉयल फोर्ट्रेस और एक स्टेट प्रिजन था। एक रॉयल फोर्ट्रेस और एक आपका स्टेट प्रिजन था। इस पर देखिए, पहले के जमाने में, पहले के समय में जेल की भी सुविधाएं बड़ी बेकार हुआ करती थी, और इसी वजह से ऑप्शन सी के साथ हम चलेंगे। इसी वजह से हम लोग ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एलिजाबेथ रेन वाज लॉन्गर देन। यस, एलिजाबेथ का जो समय था, टाइम पीरियड था, वो लॉन्गर देन दैट ऑफ एनी अदर ट्यूडर, जो और अदर ट्यूडर डायनेस्टी था। When she died at the age of 69 in 1603, how many years had she reigned? कितनी वर्ष तक इन्होंने शासन किया? अब मेरी बात समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका जरा देखिए। क्वेश्चन में सिर्फ अगर मैं कहूं तो हाउ मेनी इयर्स हैड शी रेन्ड, इतने क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिर्फ इतने हैं, बाकी सिर्फ आपको इधर उधर करने के लिए, आपके दिमाग, आपकी मानसिकता को हिलाने के लिए उसने इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया। इतना बड़ा जो क्वेश्चन बना, बताइएगा। बिल्कुल ठीक बात होगी। 45 इयर्स, 45 वर्ष की अपने इस टाइम पीरियड में इन्होंने बहुत कुछ ऐसा काम किया, बहुत कुछ ऐसा काम किया। इस समय पर कैथोलिक कॉन्स्पिरेटर भी थे बहुत ज्यादा, यानी इस समय पर कैथोलिक कॉन्स्पिरेटर्स भी बहुत ज्यादा तेजी से राइज किए।
कैथोलिक कॉन्स्पिरेटर बहुत तेजी से किए। और बहुत ही बड़ी बात बताऊं कि बहुत सारी चीजें इस समय पर अलग अलग तरीके से बदलती और चेंज होती रही अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक हुई बातचीत। अगला क्वेश्चन है, मैरिज वॉज अ सोशल ऑब्लिगेशन। बिल्कुल सही बात है, एक सामाजिक कह सकते हो कि सीन है जो शादी है। एंड फॉर मेनी फैमिलीज, और सभी उन परिवारों के लिए एक टॉपिक ऑफ ओबेजन, एक ये ओबेजन है। बिकॉज वर ऑफन अरेंज्ड बाय पेरेंट्स, जो विवाह का स्थिति है उसको प्रायः माता पिता ही अरेंज करते हैं, पेरेंट्स अरेंज करते हैं, स्पेशली फॉर द हाई क्लास, एक हाई और बड़े परिवार के लिए, हाई और बड़े परिवार के लिए। तो what criterion was considered the last important in डिसाइडिंग अपॉन द suitable मैच? क्या मैच करें इस शादी विवाह के पर्सपेक्टिव में सबसे ज्यादा मैचअप क्या होना चाहिए, मैचिंग क्या होना चाहिए, क्या वो दिखाना चाह रहे हैं? ठीक है, फटाफट बता डालो तेजी से। फटाफट बता दीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें ज्यादा एप्रोप्रिएट होना मांगता है भाई। यस, हाँ, प्रॉपर्टी हो तब शादी होगी, वेल्थ हो तब शादी होगी, लाइनेज हो तब शादी होगी, या प्यार हो? मेरी बात समझेंगे। मैरिज एक ऐसी स्थिति जो मानव समाज की एक व्यवस्था है। यह एक व्यवस्था है मानव समाज की, और मानव समाज की ये जो व्यवस्था है ना, शादी जो होती है वो किसी की वेल्थ या किसी के पावर को देखकर नहीं होती। ये एक रियलिटी की बात में कर, किसी की प्रॉपर्टी पर नहीं होती। ये तो जोड़ा है, मेल यानी मैचिंग होनी चाहिए। मैचिंग इन द सेंस माइंडसेट मिलना चाहिए, माइंडसेट एक हो। हालांकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता। मैं तो एक बात कहता हूं, मैं एक ही बात कहता हूं कि ये शादी भी एक जुए का खेल है। सही पासा मार दिया तो जीत हो गई, और पासे में अगर गलती हो गई तो पूरे जीवन भर हार ही हार है, पूरे जीवन हार ही हार है। तो शादी एक जुए का खेल है, याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं एक जो प्रॉपर एंड बेहतरीन पर्सपेक्टिव लिया जाता है वो लव से लिया जाता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी सही हो जाए। ठीक हुई बातचीत। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री बिलीव्ड इट हैड इनविंसिबल आर्माडा बिफोर 1588? अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे भाई, बताएं। यहां पर कह रहे हैं कि विच कंट्री बिलीव्ड हैड एन इनविंसिबल। देखिए, इनविंसिबल ही यानी याद रखेंगे, इनविंसिबल आर्माडा इज इक्वल टू स्पेनिश आर्माडा। स्पेनिश आर्माडा याद रखेंगे, याद रखेंगे। तो सर स्पेन ऑप्शन सही होना है, याद रखेंगे। क्वेश्चन बदलने की कोशिश
किस तरीके से हुआ जरा देखिए, है बोलिए ना। यस, और किंग फिलिप सेकंड की बात आती है इस जगह पर, किंग फिलिप सेकंड की बात आती है। ठीक है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात बता दूं कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बहुत तगड़ा था इस समय पर, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा था, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बहुत खतरनाक तरीके से था, ठीक है ना। और इसी समय पर मैरी जो लड़की थी ना, स्कॉटलैंड के राजा के साथ इसकी शादी हुई थी, है ना, क्वीन ऑफ स्कॉट्स कह सकते हो, हाँ, क्वीन ऑफ स्कॉट्स की ये रानी थी, ब्लड मैरी भी कही जाती है, ध्यान रखिएगा। इसका एग्जीक्यूशन होता है, तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी बातें स्पेनिश आर्माडा के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द मदर ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट। मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी, ऑप्शन डी, इसके अलावा कोई नहीं। ऑप्शन डी मैंने आपसे पहले भी बताया कि ऑप्शन डी, यस। हु वाज द सिस्टर ऑफ मैरी फर्स्ट, मैरी फर्स्ट की सिस्टर कौन, बताएं। इसाबेला, विक्टोरिया, ये तो होगी नहीं, एनी भी नहीं होंगी, मम्मी है भाई, ये नहीं, तो एलिजाबेथ फर्स्ट, ऑप्शन डी सही हो जाना चाहिए। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कह रहे हैं कि इन व्हाट ईयर डिड इंग्लैंड एंड स्पेन फाइट ए फेमस सी बैटल। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन सर, सी बैटल, ठीक है, सी बैटल बताया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सही बात है, 1588 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1588, ठीक है। याद रखें, जो कुछ फेमस सी बैटल के बारे में मैं बात करूंगा, फेमस सी बैटल जो आपकी हिस्ट्री में, इंग्लिश हिस्ट्री में हुए हैं, याद रखिएगा। जैसे बैटल ऑफ सैलामिस, बैटल ऑफ सैलामिस एक होता है जो 480 BCE में होता है, जो समुद्री स्थिति की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना, एंशिएंट ग्रीस की बात है, एंशिएंट ग्रीस की बात है, ठीक है भाई, एंशिएंट ग्रीस की बात है। एक आता है बैटल ऑफ एक्टियम, बैटल ऑफ एक्टियम आता है, जो सी बैटल ही है, ठीक है ना। ये 31 BCE पर लड़ा गया, 31 BCE पर लड़ा गया। ये रोमन सिविल वार के नाम से भी जाना गया है, रोमन सिविल वार के नाम से भी जाना गया है। एक आपका स्पेनिश आर्माडा ही है, ये एक स्पेनिश आर्माडा आपको देखने को मिलता है। कब आता है भाई, 1588 में आता है, बिल्कुल सही बात है, एलिजाबेथन टाइम पर आता है 1588 में। एक आता है बैटल ऑफ ट्रैफलगर, 1805 में नेपोलियनिक वार है ये, 1805 नेपोलियन
वार, नेपोलियन वार है ये। बैटल ऑफ तोशिमा एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ तोशिमा एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ तोशिमा एक बैटल हुआ 1905 में। पूरी हिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। ये जापानीज वार से रहा, जापानीज वार से रहा। और एक वार होता है बैटल ऑफ मिडवे 1942 में, बैटल ऑफ मिडवे 1942 में हुआ, 1942 में ये होता है। और वर्ल्ड वॉर सेकंड की सेगमेंट पर आया ये, वर्ल्ड वॉर सेगमेंट सेकंड के सेगमेंट पर आया, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पीरियड पर आया ये। बैटल ऑफ लेटी गल्फ, जी हां, बैटल ऑफ लेटी गल्फ एक ही आया, बैटल ऑफ लेटी गल्फ, ये भी समुद्र में ही हुआ 1944 में, वर्ल्ड वॉर सेकंड 1944 वर्ल्ड वॉर सेकंड में ही ये भी हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड में यही हुआ, ठीक है भाई। तो इस तरीके से अगर मैं आपको सीन की बात करूं तो ये आप कौन से रहे, पूरी तरीके से फेमस सी बैटल्स रहे। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा कि फेमस सी बैटल की अगर बात करेगा आपसे तो फेमस सी बैटल कितने हैं भाई, 7 सी बैटल से। कौन? बैटल ऑफ सैलमिस, बैटल ऑफ एक्चियम, बैटल ऑफ स्पेनिश आर्माडा, बैटल ऑफ जो है ट्रेफलगर, बैटल ऑफ द तोशिमा, बैटल ऑफ मिडवे, बैटल ऑफ लेटी गल्फ, ठीक है। तो इतने बैटल्स आपके किस में होते हैं, आपके सी में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, What church did Elizabeth first establish or re-establish by law in England during her reign? कौन से चर्च की बढ़िया बात इसने किया है, क्वेश्चन नंबर 9 में बताएं। यस, देखिए एक चीज समझिएगा, ऑप्शन आपका पहला ही सही होगा। ये आपका एंग्लिकन चर्च ही तो जाना जाता है, चर्च ऑफ इंग्लैंड, नोन एज चर्च ऑफ इंग्लैंड, यानी चर्च ऑफ इंग्लैंड के नाम से ये एंग्लिकन चर्च ही है जो जाना जाता है। ये एक क्रिश्चियन डोमिनेंसी की बात किया है, रिफॉर्म की बात किया है, क्या क्या चीजें की हैं समझिएगा। ब्रेक विद द रोम, एक बात समझिएगा पहले, रोम से जो इसकी ब्रेकडाउनिंग हुई उसकी बात मैं कर रहा हूं। ब्रेक विद रोम, ब्रेक विद रोम, या यहां पर 1534 में ब्रेक विद रोम हुआ, ठीक हुई बात, इसकी बात समझते। यहां पर हेनरी 8 राजा था, यहां पर हेनरी 8 राजा था, ठीक है। यहां पर इस समय की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। ब्रोक अवे फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द पोप, यानी कि यहां से पोप की अथॉरिटी खत्म हुई, पोप की जो अथॉरिटी थी वो समाप्त हुई, वो चली गई कहां पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट में चली गई, ठीक हुई बातचीत। चलो इतनी सी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहां पर एक चीज ये हुई कि बहुत बढ़िया बात अगर मैं कहूं तो एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1535 में आया, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1535 में आता है। ये लेकर के आते हैं ताकि हम चर्चियल सेगमेंट पर लेकर के आए, सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च बनाया जाए, किसको? किंग को। इसमें ऐसा आया कि किंग बिकम एज सुप्रीम अथॉरिटी,
सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द चर्च, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द चर्च ये बन जाए, यानी जो चर्च है उसका मुखिया कौन बने? राजा, पोप ना बने, राजा बने। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली इन लोगों ने अपना काम किया ना, उस पर ही बड़ा सीन क्रिएट हुआ, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एलिजाबेथन्स वर नोटोरियसली superstitions. They featured witches, believed in magical animals, and sought good luck charms. What science did they utilize in trying to predict and control the future? Please answer करें, answer please. Question number 10. देखो ऑप्शन डी सही होगा। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी है क्या? एस्ट्रोलॉजी है क्या? कह सकते हो कि ए सेगमेंट ऑफ nature which tells you the upcoming time and what happening with you in future, that is the way to tell the future is called astrology। यानी यही वो सीन है जो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। यानी कि मैं अगर स्टार्स की बात करूं, स्टार सेटलिंग की अगर बात हम करें, तो स्टार का जो सेटलमेंट है, तारों का, ग्रहों का, नक्षत्रों का, उसका जो सेटलमेंट है वही एस्ट्रोलॉजी है, राइट। अगला क्वेश्चन, who is often considered the foremost Elizabethan poet? foremost Elizabethan poet कौन कंसिडर किया जाता है? बताएं। क्रिस्टोफर मार्लो, फिलिप सिडनी, एडवर्ड स्पेंसर या विलियम शेक्सपियर? फॉरमोस्ट याद रखिएगा, एलिजाबेथ समय के बहुत इंपॉर्टेंट एक राइटर में से सीन देखना है। हाँ, ऑप्शन सी सही होगा, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर थीम इन एलिजाबेथन पोएट्री? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, चलो देखिएगा, एक चीज समझिए, मेटाफिजिकल एक्सप्लोरेशन भी था, रोमांटिक रियलिज्म भी था, और कोर्टली लव का भी सीन था। तो ऑप्शन डी सही हो जाए। अब समझो, एक एक करके बातें बता। आपने स्पेंसर को सुना होगा फेरी क्वीन के साथ,
है ना। एक वर्क आया था फ्ली के नाम से, फ्ली के नाम से, बियॉन्ड द वर्ल्ड, बियॉन्ड द वर्ल्ड, ऐसी पोएट्रीज जो समझ में नहीं आए कि नेवर अंडरस्टूड, अंडरस्टूड कॉमन पीपल, यानी कॉमन लोगों की सोच से बहुत ऊपर, ऐसी पोएट्रीज जो बिल्कुल भी सोच मतलब सोच ही नहीं सकता इंसान। रोमांटिक रियलिज्म की बात करें तो शेक्सपियर के पहले भी बहुत सारी चीजें आई और ये आकर के 154 सोनेट लिख डालते, तो ये कंसिडरेशन मिल जाता है। कोर्टनी लव की अगर मैं बात करूं तो ये एक हाईली सेगमेंट है भाई। इस सेगमेंट पर अगर मैं आपसे बात पहले भी करूं या इसके पहले हमने कहा, आइडियलाइजेशन ऑफ बिलव्ड, यस, आइडियलाइजेशन ऑफ बिलव्ड, ये सीनियर क्रिएट मिलेगा, ये सीनियर क्रिएट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच पोएट इज एसोसिएटेड विद द फ्रेज गोल्डन एज? कौन सा इसमें से राइटर है, पोएट है जो एसोसिएट किया गया है गोल्डन एज के साथ, गोल्डन एज के साथ, प्लीज। क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल सही बात है, एडवर्ड स्पेंसर, एडवर्ड स्पेंसर, ठीक है बच्चे। Which poetic form does not align with the conventions of Elizabethan poetry? Yes, please. Question number 14, हाँ बताओ ये। देखिए ऑप्शन सी सही होगा, ये टू कंसेक्यूटिव लाइंस को लेता है और टू कंसेक्यूटिव लाइंस को लेकर के ही ये आगे की सीन को क्रिएट करता है। इसमें काम आएगा आपका राइम, काम आएगा आपका मीटर, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करते हैं। सेल्फ कंटेनमेंट भी दे देता है कभी कभी, सेल्फ कंटेनमेंट, ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम? अब ये करता क्या है कि राइम टेकअप करेगा, जैसे आपने देखा होगा ब्राइट, लाइट, साइट, ऐसे कुछ शब्द एक साथ ऐसे मिलते जुलते हैं तो वो राइम करता है। इयाम्बी पेंटामीटर का काफी लंबे पैमाने पर काम हुआ मीटर के तौर पर, और ये क्या करता है कि कंप्लीट थॉट प्रेजेंट कराता है। यानी अगर मैं राइम्ड कपलेट की बात करूं तो राइम्ड कपलेट जब भी लिखा जाएगा ना, वो हिडन नहीं लिखा जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट थॉट्स को व्यक्त करे। In Elizabethan poetry, what is the term of 14-line poem with a specific rhyme scheme and structure? Please.
चलिए बताइए। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा पैमाना है और एक अच्छा सीन है जो हमें जानना है कि सोनेट ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। सोनेट ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 ना, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ एलिजाबेथन सोनेट? एलिजाबेथन सोनेट की प्राइमरी थीम क्या है? एलिजाबेथन सोनेट की प्राइमरी थीम क्या है बताएं। प्राइमरी थीम बताना एलिजाबेथन सोनेट की, कि एलिजाबेथन सोनेट जो लिखा जाता है वो किस बेसिस पर, क्या किस लिए लिखा जाता है? 16 देखो, नेचर एंड लैंडस्केप के लिए कभी नहीं लिखा जाता, रिलीजियस पॉलिटिकल ये भी नहीं, ये लव के लिए होता है। एक चीज समझो, सोनेटो शब्द आया, इसका मतलब ही होता है लव सॉन्ग। और सोनेट वर्ड आपका, सोनेट वर्ड आपका प्यार के लिए होता है, अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए, अपने इनर फीलिंग, इन सोल की जो आपके आपके सोल में जो फीलिंग्स चल रही है ना, उन फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए ही होता है। ठीक है। Who is known for the metaphysical conceit in his poetry, exploring complex and intellectual ideas? Metaphysical conceit बहुत बेहतरीन वर्ड है। मेटाफिजिकल कंसीट, मेटाफिजिकल कंसीट की जब बात आती है तो अनकन्वेंशनल मेटाफर है ये। अनकन्वेंशनल मेटाफर, अनकन्वेंशनल मेटाफर है सर। इट इज रिमेंबर टू यू दैट मेटाफिजिकल कंसीट इज इक्वल टू अनकन्वेंशनल मेटाफर। यानी अनकन्वेंशनल मेटाफर की जब बात हम लोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मेटाफिजिकल कंसीट की बात है। और मेटाफिजिकल कंसीट जो थी ना, वो वाल्टर रिले, जॉन डन, एडवर्ड स्पेंसर या फिर बेन जॉनसन, किसके साथ थी बताएं प्लीज। प्लीज। सबसे अच्छा एक और खास बात बताऊं, ये एक 17th सेंचुरी का सेगमेंट था। ये एक 17th सेंचुरी का सेगमेंट है। और खास बात तो था कि जॉन डन के, किसके साथ था? जॉन डन के साथ। बिल्कुल बात सही हुई और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सुपर। अगला क्वेश्चन है, which Elizabethan poet served as a spy and was killed in a tavern brawl? Tavern brawl, please. Tavern brawl, बताओ, आंसर चाहिए हमें। देखो, ये एक कोट है, कोटिक सेगमेंट है, ये एक कोटिक सेगमेंट है। ठीक, ये अलग अलग सेगमेंट पे यूज किया जाता है। ठीक है ना। ये सेंट्रल कम्युनिटी है एलिजाबेथन एज की, सेंट्रल कम्युनिटी है ऑफ एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज की एक सेंट्रल कम्युनिटी है भाई, ये है ना।
तो बिल्कुल क्रिस्टोफर मार्लोव के साथ चलेंगे, बात सही हो जाएगी, क्रिस्टोफर मार्लोव के साथ। अगला क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट। बताइएगा। विच पार्टी सर थॉमस यार्ड पॉपुलराइज, बताएं। थॉमस यार्ड आप जानते भी हैं, पढ़े भी हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आपने इसको पढ़ा भी है, जानते भी हैं। यस, चलिए सोनेट सीक्वेंस लेकर आए। यस, सही बात है, सोनेट सीक्वेंस, ठीक है। इन एलिजाबेथन पोएट्री व्हाट डज द टर्म कंसीट, कंसीट क्या रिफर करता है? कंसीट क्या रेफर करता है? हम्म, देखो ये ड्रॉ करता है क्या? सरप्राइजिंग सेक्शन, सरप्राइजिंग बातें ड्रॉ करेगी, है ना। और कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन बिटवीन, याद रखना, कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन किसके किसके बीच में, ये खास बात है। कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन बिटवीन क्या? टू वास्टली डिफरेंट थिंग्स। यस, टू वास्टली डिफरेंट थिंग्स, ये टू वास्टली डिफरेंट थिंग्स। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा आपके सामने, और एक्सटर्नल मेटाफर है कंपैरिजन। क्वेश्चन नंबर 21 की व्हाट इज द कॉमन मीटर ऑफ बैलेड, ए पॉपुलर फॉर्म एलिजाबेथन पोएट्री, बताइए। बताओ भाई, एमी पेंटामेटर ट्रोकाइक या फिर अनापेस्टिक या फिर कॉमन मीटर, क्या? क्वेश्चन नंबर 21, बिल्कुल ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। The three important plays on the Latin model were Ralph Roister's Grammar Gutten's Needle या Garbudak और Farix and Porix, बताओ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 बिल्कुल ऑप्शन डी, 3 को तीनों होंगे, 3 आउट ऑफ 3 सारे के सारे। द सेकेंड पीरियड ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा वॉज डोमिनेटेड, यानी जो दूसरा सेगमेंट था एलिजाबेथन ड्रामा का, वो किसको डोमिनेट है? सही बात है, यूनिवर्सिटी विट्स को, यूनिवर्सिटी विट्स को। Who was an actor as well as writer among the university wits? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर लगभग लोग गलत करने की कोशिश करेंगे, मुझे पता है। लगभग लोग गलत करेंगे,
हमें पता है। तो बिल्कुल आप गलत गए और ऑप्शन ए सही हो। ऑप्शन ए, द फर्स्ट वर्क ऑफ थॉमस किड इन इंग्लिश लिटरेचर ट्रांसलेटेड इन मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस वाज। थॉमस किड स्पेनिश ट्रेजेडी है, स्पेनिश ट्रेजेडी, स्पेनिश ट्रेजेडी। ये आपके 25 क्वेश्चंस अगेन। तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा और एक एक करके जब हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो ऑलरेडी बहुत सारी बातें आपकी क्लियर होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज बहुत कठिन होती है या फिर कर नहीं पाएंगे, बस हाँ थोड़ा थोड़ा ही करें तो करते करते आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी देखने को, समझने को। तो फिलहाल आज हम इतनी ही बातें करेंगे, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट अपने सेशन में करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।